वेलोसिटी निकाला था डिफरेंशिएट करके, और वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखा था आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी, उसको फिर सिंप्लीफाई किया था और उसके बाद लिखा था वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए को आर को रिप्लेस करके एम्पलीट्यूड ए कर लिया था, ठीक है ना। तो इसे मैं फिर से लिखता हूँ और उसके बाद दो स्पेशल केसेस बताता हूँ। क्या वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है। और ये जो है एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है। और ये वाई जो ना पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इन व्हेन इट इज ऑसिलेटिंग, जब ये ऑसिलेट कर रहा होता है, जैसे सर्किल में अगर दिखाते हैं तो ये पार्टिकल कहाँ पे है वाई के टर्म में, या फिर वाई के टर्म में अगर हम लोग ऐसे दिखाते हैं तो यहाँ है, कहाँ है, और उसके हिसाब से ये पोजीशन बताता है। तो क्या दे रखा है इसमें, स्पेशल केसेस अगर लेते हैं, ठीक है ना, व्हेन y इज इक्वल टू 0, क्या मतलब हुआ, y के 0 का मतलब क्या हुआ, ये पेंडुलम जो है मीन पोजीशन पे है, ठीक है ना। y इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या, व्हेन द बॉब इज एट मीन पोजीशन, बॉब जो है ना मीन पोजीशन पे है, तो जब मीन पोजीशन पे होगा तो वेलोसिटी कितना आ रहा होगा, ओमेगा ए, ठीक, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा तो ये 0 हो गया, वाई ए स्क्वायर रूट से बन करता ओमेगा ए, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी है और ए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। यानी मीन पोजीशन पे ऑसिलेटिंग बॉडी का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे। ये तो पहला केस था। अब ये दूसरा लिखा, व्हेन y इज इक्वल टू a, यानी y इज इक्वल टू a का मतलब क्या, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर रखा गया है, बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, तो फिर क्या होगा इसका रिलेशन, v इज इक्वल टू 0, कैसे 0 हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस करेंगे 0, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, वेलोसिटी मिनिमम का वेलोसिटी 0 है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 होता है और मीन पोजीशन पे मैक्सिमम ओमेगा ए के बराबर होता है। ओमेगा ए मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला है। कितनी बात में ये जो बॉडी घूम रहा था सर्कल में, अगर हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पेंडुलम के तरफ में, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, वेलोसिटी सपोज ये बॉडी इधर से जा रहा था, हम लोग मूव कराते थे ना, तो ये जो बॉडी इधर से जा रहा है मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये जा रहा है ना, तो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल होता है, v का डायरेक्शन, यानी v, ऐसे तो पेंडुलम में हम दिखाते वेलोसिटी मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, लेकिन जब सर्कल में रिप्रेजेंट करते हैं तो वेलोसिटी को दिखाते टेंजेंट के अलाउंग, ठीक है। और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके भी दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये होता है इधर वाला, यानी ये थीटा इधर लेंगे और ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है। कितनी बात समझ में, तो ये जाने दो कोई बात नहीं। तो ये जो वेलोसिटी है टेंजेंट के लॉन्ग होता है, इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल बना सकते हैं, ठीक। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। आगे चलते हैं, अगला जो टॉपिक आ रहा है, ये तो हम लोग कल का टॉपिक था, पिछला टॉपिक था, और इसके हम लोगों ने स्पेशल केसेस लगाए। आगे दे रखा है, जब वेलोसिटी जो है चेंज हो रहा हो, जैसे जब बॉडी मूव कर रहा है मीन से एक्सट्रीम की तरफ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है या वेलोसिटी में चेंज आ रहे हैं, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहे हैं तब घट रहा है या बढ़ रहा है वेलोसिटी, घट रहा है वेलोसिटी। और जहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आता है वहाँ पे एक्सेलरेशन भी होता है, ठीक है ना, या एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा होगा तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब बॉडी ऑसिलेट कर रहा है तो उसमें एक्सेलरेशन भी होता है, तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होगा वो निकालने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। इसे मिटा देते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग, एक्सेलरेशन ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी। खदीजा कितना ही बोला था पापा को,
हाँ ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो जाता है ट्रांसफ़र करने में ना, इसलिए। अब बोला गया जिस तरह से ऑसिलेट करता है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आता है, ज़ाहिर वेलोसिटी दे रखा है, तो वेलोसिटी को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू क्या होगा, dv अपॉन dt, और dv का वैल्यू कितना होता है, r ओमेगा कॉस ओमेगा t। ये था ना वेलोसिटी का, याद तो क्या नहीं होगा। ये r ओमेगा को हम लोग कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है ना, तो ये r ओमेगा तो ऐसे ही चला जाएगा। कॉस का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन ओमेगा टी, ये आ जाएगा, कॉस का डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर ओमेगा टी को अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, आर ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस साइन बाहर ले लिया, और ये साइन ओमेगा टी, ये हमारा फॉर्मूला आता है एक्सेलरेशन का। लेकिन अगर हम लोग इसको अरेंज करें तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साइन ओमेगा टी, ठीक है, ऐसे कर लिया। आर साइन ओमेगा टी को वाई लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला तो ये होता है ना, आर साइन ओमेगा टी, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ जाता है हमारा, क्या चीज़ है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट का कितना डिस्प्लेसमेंट है, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी जानते जाते, ये माइनस दे रखा है, इसका माइनस का मीनिंग समझा रहे हैं, ठीक है ना। जब ये हम लोग का बॉडी एक बॉब जो है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है, ठीक है ना, एक्सट्रीम की तरफ जा रहा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, मीन टू एक्सट्रीम की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, लेकिन उस पर फोर्स किधर काम करता है, एक्सट्रीम से मीन की तरफ, क्योंकि हम लोगों ने बताया था ये mg है, इसका एक कंपोनेंट जो टेंशन के अपोजिट में होता है mg cos थीटा होता है, और ये mg sin थीटा होता है, ये रीस्टोरिंग फोर्स होता है। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है, बॉडी जा रहा है अवे, मगर फोर्स लगा टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है ना डिस्प्लेसमेंट के, ये जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन जो है ना डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, ये साइन उसको इंडिकेट करता है, माइनस साइन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। या एक कंडीशन दे रखा है, क्या कंडीशन दे रखा है, जब भी कभी कोई बॉडी का इक्वेशन ऑफ मोशन या एक्सेलरेशन का रिलेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, वो मोशन को हम लोग SHM बोल सकते हैं, ठीक है ना। इफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट देन इट इज द बेसिक कंडीशन फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए ये एक बेसिक कंडीशन है। अगर कोई मोशन को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट यानी माइनस से दिखा रहे हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जिस मोशन को भी दिखा रही है रिलेशन, वो मोशन SHM है। तो SHM का एक बेसिक कंडीशन ये है, ठीक है ना। सो A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इट इज an essential condition for SHM, ठीक है ना। किसी मोशन को SHM होने के लिए एक एसेंशियल कंडीशन ये काउंट होता है। कितनी बात में अगर हम लोग एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं, तो अगर सर्किल में दिखा रहे हैं, जैसे ये बॉडी है, सर्किल से दिखाते हैं ना मोशन को, SHM को, ये बॉडी यहाँ पे है तो इसका वेलोसिटी तो ऐसे है, पर इसका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये होगा टुवर्ड द सेंटर, ऐसे एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। कितनी बात सुन में। और इसका जब कंपोनेंट बनाएंगे तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा इसका, क्योंकि एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक कंपोनेंट इसका इधर बनेगा हमारा। कितनी बात सुन में। ये बेस काउंट होगा, क्योंकि जितना एंगल यहाँ पे है उतना एंगल यहाँ हो जाएगा, ये बेस काउंट हो जाएगा, A cos ओमेगा टी आ जाएगा, ये A sin ओमेगा टी आ जाएगा। वो बाद में देखेंगे, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके कंपोनेंट ऐसे होते हैं, इसका डायरेक्शन इधर होता है टूवर्ड द मीन। यानी जब ये जा रहा होगा इधर,
तो उसका डायरेक्शन मीन की तरफ काम कर, इधर जा रहा होगा तो मीन की तरफ काम कर रहा होगा। ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा ही टुवर्ड द मीन पोजीशन की तरफ होता है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन का रिलेशन हो गया। अगर हम लोग स्पेशल कंडीशन लेते हैं एक्सेलरेशन का, कि एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ होता है, मैक्सिमम कहाँ होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल कंडीशन। y का वैल्यू 0 ले, y का वैल्यू 0 ले रहे, 0 का मतलब क्या हुआ, कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे, बॉडी कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे। तो y जब 0 लेंगे तो मीन पोजीशन पे होगा, 0 से इसे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, यानी मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता। मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ, इधर दिख रहा है यहाँ पे। अगर हम लोग स्पेशल कंडीशन यहाँ लिख लेते हैं एक्सेलरेशन के लिए, स्पेशल केसेस, इफ y इज इक्वल टू 0, इसमें हम डालेंगे a इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया, y का 0 का मतलब क्या हो, मीन पोजीशन, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे एक्सेलरेशन इज 0 एट मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है। ये तो पहला कंडीशन लिखा, इफ y इज इक्वल टू a, यानी एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या हो जाएगा, अब ओमेगा स्क्वायर ए मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। सो a इज मैक्सिमम ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू होगा। और a, y का वैल्यू a है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन, इसको एक्सट्रीम पोजीशन लेते हैं, ठीक है। तो क्या बताया, एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन, कितनी बात समझ में आई। तो एक्सेलरेशन एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पे 0 होता है। ये समझ में आया। ये क्या दे रखा है कि अभी हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y, ठीक है, एक्सेलरेशन का। अगर जाहिर है एक बार ऑसिलेट करने के लिए कितना टाइम लगता है, तो टाइम पीरियड निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड का रिलेशन। टाइम पीरियड तो जानते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अगर हम लोग टाइम पीरियड का रिलेशन निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, वो देख रहे हैं हम लोग। क्या बताया कि ये टाइम पीरियड लेने जाते हैं, a ओमेगा स्क्वायर y कर लिया, ये हम लोगों ने माइनस को साइन हटा लिया, क्योंकि यहाँ टाइम पीरियड लेने जा रहा है तो साइन की ज़रूरत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, a अपॉन वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ओमेगा स्क्वायर को इधर लेंगे तो क्या होगा, a अपॉन वाई रूट में डाल देंगे, इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू रूट a अपॉन वाई, ठीक है ना। और t निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट y बाई a, ठीक है ना। हम लोग टाइम पीरियड, अगला ये हेडिंग डाल रहे हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या रिलेशन हो जाता है, 2 पाई रूट y बाई a, y मतलब डिस्प्लेसमेंट, a मतलब एक्सेलरेशन। तो कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना एक्सेलरेशन है, इसका रूट में लेंगे, 2 पाई से मल्टीप्लाई, ये टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी का फॉर्मूला ये होता है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का भी लिख देता हूँ, बहुत आसान है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है ना। हाँ, ऑसिलेशन 1/t आता है, न्यू इज इक्वल टू 1/t फ्रीक्वेंसी। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो न्यू का हो जाएगा 1/2 पाई रूट a अपॉन वाई। तो न्यू का जो है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई रूट a अपॉन वाई, ये हमारा एक्सेलरेशन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला टॉपिक दे रखा हमारा मोशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। बताया था हम लोगों ने कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो एसएचएम करते हैं। हम लोग लिखा था, शुरू में ही लिखा था कि ये मोशन ये एसएचएम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पे एक मास को हैंग करेंगे और फिर उसको स्ट्रेच करके रिलीज करेंगे
तो क्या वो SHM करता है या नहीं करता, और अगर करता है तो उसका क्या रिलेशन होता है, कैसे कैसे यूज़ करते हैं। ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है, कंपटीशन के हिसाब से देखते चलते हैं हम लोग। तो क्या दे रखा, सबसे पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं। ये हमारा एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, एक फ्री स्प्रिंग है, ठीक, और इसका इस स्प्रिंग पे हम लोगों ने एक मास को हैंग कर दिया इस तरह से। तो क्या हुआ कि ये इसके वेट की वजह से m/g जब लगेगा तो थोड़ा सा ये स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल फ्री स्प्रिंग था, उसमें थोड़ा सा मास को लटका दिया तो मास नीचे खींचा, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, थोड़ा सा एलोंगेट हो गया स्प्रिंग। तो स्प्रिंग एलोंगेट होने के बाद ऐसे दिख रहा है। कितनी बात सुनिए, जिस वक्त ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है उस वक्त एक रीस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग में लग रहा होगा ऊपर की तरफ, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। और रीस्टोरिंग फोर्स का स्प्रिंग में फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू K/L, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ, अभी समझा रहा हूँ, ठीक है। तो व्हेन, पर लिखता हूँ, व्हेन अ मास M is hanged by a spring, it's elongated up to L, ठीक है ना। इट्स elongation कर लेते हैं। इट्स elongation is spring, its elongation is small l, ठीक है ना। restoring force is equal to F is equal to K/L माइनस में, ठीक है ना। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों, क्योंकि जो वेट इधर लगेगा ना, नीचे लगेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर लगता है। के स्प्रिंग कांस्टेंट, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं ये के जो है स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, के को स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। ये जो फोर्स है, फोर्स जो लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, ये m/g लग रहा है, तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स उसके रिएक्शन में लग रहा है। तो फोर्स इज इक्वल टू m/g इज इक्वल टू -KL, ठीक है ना। ये डायरेक्शन इंक्लूड करके कर लिखा हम लोगों ने, डायरेक्शन इंक्लूड करके। माइनस का मतलब क्या हुआ कि जिधर वेट लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है। अगर सिंपली खाली मैग्नीट्यूड लें तो ये इफ टेकिंग मैग्नीट्यूड, टेकिंग ओनली मैग्नीट्यूड, खाली मैग्नीट्यूड लेंगे तो mg इज इक्वल टू KL के बराबर होगा। ये हम लोगों ने एक इक्वेशन बना लेते हैं मैग्नीट्यूड के टर्म में। यहाँ पे k जो है ना रिस्टोरिंग कांस्टेंट है स्प्रिंग का, और ये स्मॉल l कितना एलोंगेट हुआ। जैसे मान लो ओरिजिनल लेंथ था स्प्रिंग का 5 सेंटीमीटर, हमने एक मास लटकाया तो अब उसका एलोंगेशन 5.5 हो गया टोटल, तो यानी 5.5 सेंटीमीटर हो गया, तो कितना बढ़ गया, 0.5 सेंटीमीटर का एलोंगेशन हुआ। तो ये L 0.5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितनी बात सुन ली, आगे चले। अब क्या बताया कि इसमें हम लोग, लेकिन ये अभी स्टेशनरी है, ये जो बॉडी है अभी रुका हुआ है क्योंकि मास नीचे लटका, स्प्रिंग ऐसे बैलेंस किया हुआ, ठीक। अब हम क्या करेंगे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर, एक एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मैं ही इस मास को पकड़ लिया और नीचे थोड़ा खींच लिया, तो हमने थोड़ा सा एलोंगेशन बढ़ा दिया। मान लो हम लोगों ने y एलोंगेट कर दी, y यूनिट एलोंगेट कर दिया, और जब नीचे एलोंगेट करके नीचे y यूनिट करेंगे, छोड़ेंगे, तो फिर क्या होगा, वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगा, वाइब्रेट करने लगेगा ऊपर नीचे, ठीक है ना। ऊपर नीचे करेगा तो टू एंड फ्रो मोशन होने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन होने लगेगा तो SHM होने लगेगा। लेकिन हमें बताना है क्या ये SHM होता नहीं, अभी आगे जाएंगे तो समझ में आएगा। कितनी बात सुन में। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको एलोंगेट कर रहे हैं y, ठीक है ना। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड
to elongate, to further elongation, for further elongation of y, ठीक है ना, y करना चाह रहे थे। तो एफ डैश, ये देखिए एफ डैश, अब नया फोर्स लगेगा माइनस के एल प्लस वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आई। पहले तो फोर्स एक यहाँ पे ऑलरेडी लग ही रहा था, जिसकी वजह से एलोंगेशन एल था यहाँ पे, लेकिन हमने फर्दर थोड़ा सा और फोर्स लगाकर और वाई लगाकर हमने एल प्लस वाई इतना एलोंगेट कर दिया और रिलीज कर दिया। तो ये फोर्स हमारा ज़्यादा लग रहा है पहले के मुकाबले में। पहले खाली मास की वजह से था और अब हमने थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया। तो जो नेट हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, नेट इस वेट को हटाकर, वो कितना लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स एफ डैश माइनस एफ, इतना ही तो लगाएंगे। एक तो वेट का होगा, उसको माइनस कर लेंगे तो इसकी वजह से माइनस के एल प्लस वाई, ये तो एफ डैश का वैल्यू हो गया, फिर माइनस और माइनस प्लस के एल आ जाएगा। ये देखो यहाँ प्लस क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस साइन है और यहाँ पे भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। कितनी बात सुन में, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे, ये जो होगा नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स डेल्टा एफ ले लेते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस के एल माइनस के वाई प्लस के एल, माइनस के एल प्लस के एल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो है ना m इंटू ए ले लेते हैं, फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये बचेगा क्या, माइनस के वाई, ए इज इक्वल टू माइनस के वाई अपॉन एम, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये के जो है ना स्प्रिंग कांस्टेंट है, कि क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये मास तो मास ही है, वो फिक्स है। तो क्या चेंज होगा, वाई चेंज हो रहा है, और ये ए एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट चेंज होंगे और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस का साइन है ना, मीन्स ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई इन अपोजिट डायरेक्शन, और यही एक बेसिक कंडीशन है एसएचएम के लिए। इसका मतलब ये कि स्प्रिंग को जब हम खींच के छोड़ेंगे और वो अप एंड डाउन करेगा तो वो एक एसएचएम कर रहा होगा, क्योंकि उसमें एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, देखना जरा सा, हेयर A is directly proportional to minus y. A is directly proportional to minus y. It means this motion is SHM, ठीक है ना। यानी जो स्प्रिंग है जिसको हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं और स्ट्रेच करके छोड़ रहे हैं, अप एंड डाउन मूव करेगा, ये हमारा एक SHM होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक हम लोग फिगर और चाहे तो सब उसके कन्वीनियंट के लिए बना लेते हैं। नोट कर लीजिए इसको पहले। ये जैसे हम लोगों ने निकाला, ये समझ में आ गया SHM। अब हम लोग चाहें तो यहाँ जैसे एक ही फिगर हमने बनाया है सपोर्ट के लिए, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स लगा के थोड़ा सा वाई का एलोंगेशन किया है, इसको अगर हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ा सा हम यहाँ पे एक मिटा रहे हैं, ये समझ में तो आ ही जाएगा। ये हम लोग एलोंगेट कर रहे हैं, यहाँ पे मास को हैंग कर दिया, ठीक है ना। तो पहले इतना था, ये हमने वाई यहाँ से यहाँ तक एलोंगेशन किया है, ये फर्दर जो एलोंगेशन किया हम लोगों ने ये तक किया है, ठीक है। तो ये हम लोग डायग्राम का सपोर्ट ले सकते हैं समझने के लिए। अब ये जो SHM कर रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि अब ये SHM कर रहा था, इसका टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा। इधर से मैं मिटा रहा हूँ इसको, टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेटिंग स्प्रिंग, ये जो स्प्रिंग ऑसिलेशन कर रहे हैं, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या हो, 2 पाई रूट वाई बाई ए। वाई होता है डिस्प्लेसमेंट, ए होता है एक्सेलरेशन, पीछे हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था। यहाँ पे जो ए का वैल्यू है, ए का वैल्यू हम लोग डाल सकते हैं मैग्नीट्यूड, क्योंकि टाइम जो है ना स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसलिए साइन की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इसका मैग्नीट्यूड डाल देते हैं यहाँ पे
क्या मिलेगा 2 पाई रूट, ये y तो है ही है, ये y तो है ही है, एक की जगह पे के वाई अपॉन एम डाल देते हैं, तो y से y कैंसिल होगा, m ऊपर चला जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा m अपॉन के, ये टाइम पीरियड। ये भी एक फॉर्मूला होता है स्प्रिंग के लिए, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट m मास हैंग अपॉन रीस्टोरिंग कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग का रीस्टोरिंग कांस्टेंट कितना है, t, ठीक है ना। अभी बोला क्या कि अगर हम लोग इसको और फर्दर चेंज करना चाहें तो ये देखिए एक रिलेशन इक्वेशन नंबर 1 हम लोग लिखा था, वेट इज इक्वल टू के एल, मैग्नीट्यूड के हिसाब से, बात सुन रही है। तो m अपॉन के, ये देख रहे ना, इसको अगर हम लोग m यहाँ ले लेते हैं और k को इधर लाते हैं तो क्या मिलेगा, l अपॉन जी, l बाई जी। इसको अगर हम लोग m बाई के को अगर रिप्लेस करना चाहेंगे स्प्रिंग में तो 2 पाई रूट l बाई जी भी आ जाएगा। l लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एलोंगेटेड लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, l बाई जी भी ले सकते हैं इसको। अभी हम लोगों ने किया था स्प्रिंग का टाइम पीरियड ऑफ लोडेड स्प्रिंग निकाला था। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये तो सिंगल स्प्रिंग था, अगर दो स्प्रिंग अगर कनेक्ट करते हैं तो जब दो स्प्रिंग कनेक्ट करेंगे तो दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, या तो दोनों स्प्रिंग को सीरीज में कनेक्ट करें या दोनों स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करें, ठीक है ना। अगर दो स्प्रिंग लेते हैं फॉर 2 स्प्रिंग्स, अगर 2 स्प्रिंग लेते हैं तो या तो स्प्रिंग इन सीरीज आ जाएगा, स्प्रिंग इन सीरीज ले सकते हैं, और स्प्रिंग्स इन पैरेलल, स्प्रिंग इन पैरेलल, ये दो तरीके से कंबाइंड होगा। तो फिर इन दोनों में कॉम्बिनेशन कराएंगे सीरीज में या पैरेलल में, उसके हिसाब से फिर क्या होगा उसका टाइम पीरियड, वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्प्रिंग्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला देखते हैं स्प्रिंग इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। ये स्प्रिंग पैरेलल में कैसे दिखाएंगे, जैसे एक स्प्रिंग हम लोग ले लिया ये, ठीक है ना, दूसरा स्प्रिंग भी हम लोगों ने ले लिया ये, और इनके साथ एक मास को ये हैंग कर दिया, ये कितनी बात सुनिए, ठीक है ना। इन दोनों स्प्रिंग का, जैसे इसका पहला स्प्रिंग है तो इसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट K1 है, इसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट K2 है, इस पे जो वेट लग रहा है m इंटू जी, दोनों पे हमारा, ठीक है। ये जो m इंटू जी जो फोर्स लगेगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 है, इस फोर्स की वजह से दोनों ही नीचे की तरफ एलोंगेट होंगे और दोनों में इक्वल एलोंगेशन आएगा, लेकिन चूंकि K1 K2 अलग अलग है, जैसे हम लोग देखते हैं ना फोर्स इज इक्वल टू KL होता है, ठीक है, वो है ना, माइनस में दिखाते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स को पीछे किया था ना। तो ये जो L तो सेम है और ये K1 है, ठीक है, तो ये F1 ले लेंगे। F1 क्यों लेंगे कि ये F2 लेंगे, दूसरे वाले के लिए F2 लेंगे, माइनस K2L लेंगे, ठीक है ना, K2L लेंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू जो है ना अलग अलग है, तो इसलिए फोर्स भी अलग अलग है, क्योंकि ये वाला जो है सेम है एलोंगेशन, ठीक है। तो क्या बताया कि जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं स्प्रिंग को और लोड उस पर लगाते हैं तो इक्वल एलोंगेशन इन बोथ द स्प्रिंग, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, इसी पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। व्हेन अ मास इज हैंग्ड, ठीक है ना, विद 2 parallel springs, the elongation is equal in both spring, ठीक है ना, both springs। कितनी बात समझिए। The restoring force in each are given as
the restoring forces in each spring is given as, पहले वाला स्प्रिंग में दिखाएंगे F1 इज इक्वल टू माइनस K1y, हमने y एलोंगेशन ले लिया, ठीक है ना, और दूसरे वाला में F2 इज इक्वल टू माइनस K2y, ये y एलोंगेशन हमारा, ठीक। ये दोनों फोर्स जब कंबाइन करेंगे तो इसके फोर्स के बराबर होगा, दोनों रीस्टोरिंग फोर्स को ऐड करेंगे तो इस वेट के फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। नाउ F1 प्लस F2 इज इक्वल टू नेट फोर्स, M इंटू जी की वजह से जो नेट फोर्स लग रहा है वो हम लोग नेट फोर्स के बराबर कर दिया, ठीक है। ये माइनस K1y माइनस K2y इज इक्वल टू KPy माइनस का, ठीक है ना, माइनस KPy। क्या समझ में आई? ये यहाँ तो माइनस में था ही था, ये प्लस माइनस माइनस कर दिया ये दूसरे का, और जाहिर है ये नेट फोर्स अगर लेंगे, दो स्प्रिंग पैरेलल में है तो नेट रिस्टोरिंग फोर्स का हम लोगों ने KP इक्विलिब्रियम कांस्टेंट व्हेन कनेक्टेड इन पैरेलल इनटू y एलोंगेशन, एलोंगेशन उसमें भी सेम रहेगा, y को कॉमन ले लेते हैं, माइनस y को कॉमन ले लेते हैं, माइनस y कॉमन लेते हैं K1 प्लस K2 आ जाएगा, और ये माइनस KP इंटू वाई, तो माइनस से माइनस कैंसिल, y कैंसिल, तो ये K1 प्लस K2 इज इक्वल टू KP, यानी रीस्टोरिंग कांस्टेंट इन पैरेलल इज इक्वल टू सम ऑफ रीस्टोरिंग कांस्टेंट ऑफ ईच इन पैरेलल, ठीक है ना। तो जो इक्विवेलेंट रीस्टोरिंग कांस्टेंट होगा पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो ये जितना भी अलग अलग स्प्रिंग है उनके रीस्टोरिंग कांस्टेंट को सबको प्लस कर देंगे, कितनी बात समझ में? तो ये हमारा हो गया KP, यानी पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट रीस्टोरिंग कांस्टेंट कितना होता है। अब बोला टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, तो उसका फॉर्मूला दे रखा T इज इक्वल टू 2 पाई रूट M बाई K, सिंगल स्प्रिंग में हम लोग निकाला था। अब यहाँ पे दो स्प्रिंग का दोनों पैरेलल में अगर कनेक्ट कर रखा है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई रूट M KP, ठीक है ना, स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल, और KP का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे T इज इक्वल टू 2 पाई M K1 प्लस K2, इस तरह से ये आ जाएगा ये। तो ये हमारा टाइम पीरियड का हो गया, ठीक है ना। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा रिलेशन इसमें? 1/2 पाई, अभी मैं लिख देता हूँ, आगे चलते हैं, यहाँ तक नोट कर लो आप। इधर से हम लोग थोड़ा मिटा लेते हैं, ये तो टाइम पीरियड समझ में आ रहा है, इसको मिटा लेते हैं इधर से। अभी सीरीज का करेंगे हम लोग, पैरेलल का चल रहा है ये। अब जैसे बताया क्या कि अगर मान लो ये दोनों ही स्प्रिंग का रीस्टोरिंग कांस्टेंट सेम होता, आइडेंटिकल स्प्रिंग है, और दो स्प्रिंग है, 3 स्प्रिंग है, 4, अब मान लो 3 स्प्रिंग होते पैरेलल में तो क्या होता है? K1 प्लस K2 प्लस K3, 4 होते तो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4, इस तरह से चलता रहता, अलग अलग उसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट होता। तो लेकिन बोला गया कि n आइडेंटिकल स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल फॉर n identical spring connected in parallel, ठीक है ना। तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई रूट M अपॉन N K आ जाएगा, क्योंकि सबका रीस्टोरिंग कांस्टेंट बराबर होगा, बस में सबका रीस्टोरिंग कांस्टेंट बराबर होगा, K1 K2 K सब K होंगे तो N K हो जाएगा। ये तो हमारा आइडेंटिकल स्प्रिंग का हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बता रहे थे स्प्रिंग का अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी
उसके लिए उसका फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t, न्यू इज इक्वल टू 1/t, और वो हो जाएगा 1/2 पाई रूट k1 प्लस k2 अपॉन m। फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला हो जाएगा व्हेन स्प्रिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है ना, ये यहाँ पे दे रखा है, ये उलट गया, ये रेसिप्रोकल हो गया है। ठीक है, और आइडेंटिकल होगा तो ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। फॉर एन आइडेंटिकल स्प्रिंग ये वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा हो गया टू स्प्रिंग कनेक्टेड इन पैरेलल। अब हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। When springs are connected in series, स्प्रिंग अगर सीरीज में कनेक्ट है, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग, ये हमारा एक स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग ये है K1, इसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट है। दूसरा एक स्प्रिंग ले लेते हैं, इसी में जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से, और एक यहाँ पे इसका मास लटका देते हैं इस तरह। ठीक है ना, इसका रीस्टोरिंग कांस्टेंट K2 है, एक मास लटका दिया। ठीक है, तो ये दोनों स्प्रिंग जो है ना सीरीज में है, ये इसके साथ जब ये मास जो हैंग करेगा तो इसकी वजह से ये एक फोर्स लग रहा होगा m/g। ठीक, ये स्प्रिंग का चूंकि रिस्टोरिंग कांस्टेंट अलग अलग है, एलोंगेशन भी अलग अलग होगा, एलोंगेशन भी अलग अलग होगा, लेकिन वेट दोनों पे, यानी कि जो फोर्स लग रहा है वो दोनों पे बराबर है। फोर्स, क्योंकि ये इस स्प्रिंग पे भी यही फोर्स लग रहा है, इस स्प्रिंग पे भी यही फोर्स लग रहा है, तो फोर्स तो सेम है पर एलोंगेशन अलग अलग होगा, रिस्टोरिंग कांस्टेंट भी अलग अलग है। ठीक है, तो जब सीरीज में कनेक्ट होता तो क्या सेम होता है, फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है वेट की वजह से दोनों पे सेम होता है। तो ये इसी से मेन पॉइंट है ये। तो लिखते हैं हम लोग, व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द फोर्स अप्लाइड is same। ठीक है ना। अब यहां पे हम लोग एक एक स्प्रिंग का देखेंगे। द फोर्स, द रीस्टोरिंग फोर्स, द रीस्टोरिंग forces are given as ये देखिए F1 कैसे देंगे, F1 इज इक्वल टू माइनस K1 X1, K1 X1 कर सकते या Y1 कर लेते हैं हम लोग, K1 Y1। ठीक है ना, इस वाले में, इसमें जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स तो हम लोग फोर्स सेम कर लेते हैं, फोर्स तो दोनों में सेम है, F इज इक्वल टू माइनस K1 Y1। ठीक है ना, और दूसरे वाले में क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस K2 Y2। ठीक, दोनों में फोर्स सेम लग रहा है ना, इस पे ये वाला फोर्स जो इसकी वजह से इस पे रीस्टोरिंग फोर्स दोनों में सेम लगेगा, लेकिन एलोंगेशन अलग अलग है। अब क्या होता है, यहाँ से हम लोग इस वाले केस में Y1 को निकालना चाहते हैं, तो क्या होगा, F अपॉन माइनस F अपॉन K1, इसके लिए हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग इसको लेते हैं तो Y2 इज इक्वल टू माइनस F अपॉन K2। ठीक है, अब इसमें तो पहले वाले में Y1 का एलोंगेशन है, इसमें Y2 का एलोंगेशन है, टोटल एलोंगेशन कितना हो जाएगा, टोटल एलोंगेशन कितना, ये वो टोटल हो जाएगा तो Y1 प्लस Y2 के बराबर होगा। Y से दिखा रहे हम लोग। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखते हैं Y का, Y जो है ये Y1 का वैल्यू डाल देते हैं, क्या होगा, माइनस F अपॉन K1, फिर ये प्लस माइनस F अपॉन K2। ठीक है ना, कितनी बात सुनी, ये टोटल एलोंगेशन है Y। तो Y को हम लोग इसमें अगर सीरीज में कनेक्ट है
तो हम लोग लिखेंगे माइनस एफ अपॉन के इन सीरीज। कुछ बात समझ में आ रही है? माइनस एफ अपॉन K1 माइनस एफ अपॉन K2। ये पॉइंट समझ में आया? जब हम लोग इक्विवेलेंट जब निकालते हैं तो इस एलोंगेशन को क्या लिखेंगे, मैं इधर से दिखाता हूँ, ये अलग लिख देता हूँ। तो ये फोर्स इज इक्वल टू माइनस के अपॉन वाई लिख देंगे, है ना। अब ये के जो है ना, चूंकि कई स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट है तो हमने के एस कर दिया इसको, ठीक। और ये फोर्स जो लग रहा है नेट फोर्स, तो वाई अगर निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ अपॉन माइनस के एस, ये हमारा हो जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये कितनी बात सुन रही। इसमें से माइनस एफ ऊपर में कॉमन ले लेते हैं, माइनस एफ अपॉन के एस इज इक्वल टू माइनस एफ कॉमन ले लेंगे तो 1/K1 प्लस 1/K2। कितनी बात सुन रही। माइनस एफ कैंसिल हो जाएगा, 1/Ks इज इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ये हमारा दे रखा है रिलेशन स्प्रिंग का। व्हेन springs are connected in series, reciprocal of equivalent spring constant is equal to sum of reciprocal of spring constant of each। हर एक को इसे मिटा देते हैं हम लोग, इसकी ज़रूरत तो है नहीं। यानी कि सभी स्प्रिंग को जो सीरीज में कनेक्ट है उनका रेसिप्रोकल का सबको ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट के रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएगा। ये कितनी बात सुन में। आगे चले इसको, ये तो मेन फॉर्मूला आ गया, इसको हम लोग लेते हैं एलसीएम कर लेते हैं। 1/Ks इज इक्वल टू K1 K2, एलसीएम आ गया K1 प्लस K2, ये आ जाएगा। कितनी बात सुन में। अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं इसको तो Ks इज इक्वल टू K1 K2, ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में प्लस। ये हमारा पैरेलल में अगर सीरीज में कनेक्ट करते हैं दो स्प्रिंग को तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट अपॉन सम ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, इसके बराबर हो जाता है। कितनी बात सुन रही। अगर हम लोग टाइम पीरियड निकालना चाहते हैं, टाइम पीरियड स्प्रिंग का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2π√m अपॉन Ks, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। 2π√m अपॉन Ks का वैल्यू कितना है हमारा, ये है। तो T इज इक्वल टू 2π√m और Ks का वैल्यू है K1 प्लस K2। ये रूट को हम लोग नीचे तक ले लेते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे नीचे K का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला जगह 2π√m K1 प्लस K2 अपॉन K1 इंटू K2। ये हमारा मेन फॉर्मूला आ जाता है टाइम पीरियड का। कहाँ समझ में आया, नोट कर लिए इसे।